आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह अपने मुतनाजा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आलमी यौम आबादी के मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि बढ़ती आबादी हिंदुस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। इससे मुल्क में मुख्तलिफ खतरात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आबादी पर काबू के लिए सख्त कानून की जरूरत है। इसके लिए सड़क से पार्लियामेंट तक कोशिश होनी चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। अपोजिशन का कहना है कि यह बकवास है। आबादी पर कंट्रोल नहीं बल्कि सरकार को मजबूत हिकमत अमली की जरूरत है। इसके अलावा भी कई बड़े इश्यूज हैं जिन पर पहले सरकार को गौर फिक्र और काम करने की जरूरत है। गिरिराज सिंह और बीजेपी के कई लीडर इससे पहले भी बढ़ती आबादी पर तशवीश जाहिर कर चुके हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह वाकई बढ़ती आबादी की फिक्र है या महज सियासी शगुफा। और सवाल यह भी उठता है कि एक जमहूरी मुल्क में क्या इस पर कानून बनाना आसान होगा। आज प्राइम डिबेट में हम इसी अहम मामले को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने मुल्क की बढ़ती हुई आबादी पर तशवीश जाहिर की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, अगर आबादी कंट्रोल कानून नहीं बना तो न तो मुल्क में समाजी हमाआहंगी बचेगी और न ही तरक्की होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के 54 अजला में हिंदुओं की आबादी गिर गई है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट गिरिराज सिंह के मुतनाजा बयान पर सियासत गर्म हो गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए 2 बच्चों का कानून होना चाहिए और जो कोई इस कानून को नहीं मानता, इससे वोट देने का हक छीन लिया जाना चाहिए। ये कानून सख्त कानून, ऐसा कानून कि हिंदू के लिए हो तो वो मुसलमान के लिए भी हो। अगर 2 बच्चा हिंदू के लिए तो 2 बच्चा मुसलमान के लिए। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर। बीजेपी के हलीफ जनता दल यूनाइटेड ने गिरिराज के बयान की हिमायत की है, तो अपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल के रुकने असेंबली भोला यादव ने गिरिराज सिंह के बयान को उनकी खराब जहनियत की इख्तरा बताया। जबकि समाजवादी पार्टी से रुकने पार्लियामेंट आजम खान ने तंज किया और कहा कि 2 बच्चों से ज्यादा होने पर तो फांसी दे देना चाहिए। उन्हें फांसी दे देना चाहिए। माँ बाप को उनके जिनके 2 से ज्यादा है उनके माँ बाप को फांसी दे देना चाहिए। अगला बच्चा होगा ही नहीं। अगर मंत्री भी डिमांड करेंगे तो इंप्लीमेंट कौन करेगा? या तो उन्हें सरकार से बाहर आके डिमांड करनी चाहिए या मोदी जी को उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। अपोजिशन का कहना है कि आबादी पर कंट्रोल नहीं बल्कि सरकार को मजबूत हिकमत अमली वज़ा करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सवाल यही उठ रहा है कि मुल्क की आबादी तेजी से बढ़ रही है और लगातार इस पर तशवीश जाहिर की जाती रही है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के कुछ लीडर इस पर आवाज उठा रहे हैं, बार बार सवाल यही उठता है कि वाकई में ये बढ़ती आबादी की फिक्र है इन लोगों के जहनों में, इन लोगों के दिलों में, या महज ये एक तरह से सियासी शगुफा है। जब तक सरकार में रहेंगे इस तरह की बातें करेंगे और जब सरकार चली जाएगी तो इन बातों को भुला दिया जाएगा। और सवाल यह भी उठ रहा है कि इस पर सख्त कानून बनाने की, सख्त कदम उठाने की बात कही जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। क्या जमहूरी मुल्क में आबादी को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाया जाना आसान होगा? इससे भी हम समझेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ तस्लीम रहमानी साहब मुस्लिम दानिश्वर हैं, जुड़े हुए हैं मेरे साथ। इनके अलावा HS रावत साहब हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए। कुछ देर में बीजेपी कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। रहमानी साहब और रावत साहब, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम है। मैं ताहिरा हसन साहिबा भी मेरे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर दिख रही है। ताहिरा हसन जी समाजी कारकुन है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गई। ताहिरा हसन साहब, आपका भी इस्तकबाल वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले तस्लीम रहमानी साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जो एक शगुफा छोड़ा है, हालांकि शगुफा तो इसे नहीं कहेंगे, बहुत दिनों से इस पर बीजेपी डिमांड कर रही, बीजेपी के अलग अलग लीडर, कई लीडर इस पर मांग कर चुके हैं कि मुल्क की आबादी
तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। इस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। अब गिरिराज सिंह ने यहां तक कह दिया है कि सख्त कानून लाने की इस पर जरूरत है। तो लग रहा है कुछ तकनीकी खराबी है। मुझे तस्लीम रहमानी साहब आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही कुछ। नहीं, जी आपकी आवाज आ गई, कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज मुझ तक आ रही जी। अच्छा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही, कंटिन्यू कीजिए। तो मैं कह रहा था कि इंटरनेशनल इशू है मुल्क में अगर ये इस किस्म का कोई बहस होती है तो उसका इस्तकबाल होना चाहिए, और उसके अलावा अगर कोई कानून लाना है उसका भी इस्तकबाल होना चाहिए, उसके क्या प्रोविजंस हैं वो देखा जाएगा। लेकिन ये कि जमहूरी मुल्क में इसकी गुंजाइश नहीं है, आपने जो फरमाया ऐसी कोई बात नहीं है। जमहूरी मुल्क में ही इसकी गुंजाइश होती है कि एक पब्लिक डिबेट हो और उसमें कानून बनाया जाए, लेकिन उसको इसको एक कौमी मसले की हैसियत में देखे जाने से ज्यादा उसका असर होगा, ज्यादा फायदा होगा। अगर हम उसको मजहब का चश्मा लगा के देखने लगेंगे तो फिर उस पर एक तल्ख बहस होगी और कोई नतीजा निकलेगा नहीं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, मैं अपने बहुत बचपन से सुनता आ रहा हूं, आरएसएस का एजेंडा रहा है कि 2 से ज्यादा बच्चों जिनके हों उनका वोटिंग राइट कर ले लिया जाए। ये जो गिरिराज सिंह जी ने कहा है ये कोई नई बात नहीं है, या पहली बार किसी ने नहीं कही है। मैं 70s से सुनता आ रहा हूं ये बात कि वोटिंग राइट बंद कीजिए। अब जब कानून आए, कोई बिल आए तो उसके क्या प्रोविजंस हो वो एक किस्सा बात का है। आप अभी से कहें, आप कहें कि 31 करोड़ हो जाएगी 2030 तक मुसलमानों की आबादी, 2050 तक मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी, हिंदू अकलियत में आ जाएगा मुसलमान। ये तो इशू नहीं है। ये मुल्क हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, यादव सबका देश है। अगर देश की आबादी बढ़ रही है तो आज अगर 132 करोड़ है तो कल वो 150 करोड़ हो जाएगी, तो मुल्क की आबादी बढ़ेगी। और मुल्क की आबादी के साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अगर कॉम्पेटेबल नहीं है तो हर सिटीजन को उसकी प्रॉब्लम होगी। 70% इंडियंस को पानी अवेलेबल नहीं है। हम पानी कैसे अवेलेबल कराएं, एक बड़ा इशू है। मिलावट खाने में हो रही है, अनाज पूरा नहीं पड़ रहा है, हमको बहुत सी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। हम कैसे सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री कैसे बढ़े, ये सवालात हैं। हमारे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हम एक यंग कंट्री हैं, 65% ऑफ द पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन अभी 24 से 30 साल की उम्र के दरमियान में जीती है। इससे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स दुनिया में किसी के पास है नहीं। उसके क्या यूटिलिटी हो, वो सिर्फ पकौड़े बेचे और चाय बेचेगी, या वो एंटरप्रेन्योर बनेगी, उसको उस एंटरप्रेन्योर बनने के क्या चांसेस, क्या मौके हैं, ये बहस के मुद्दे हैं। और इन पर बहस में करके आप कहे कि ये 31 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे, हिंदू अकलियत, इससे तो कोई ये कोई बहस के इश्यूज नहीं है। कि आप मुल्क के मुतालिक अगर आप सबका साथ सबका विश्वास और उसके बाद विश्वास की बात कर रहे हैं तो ये बातें वजीर आजम के उस बयान से कोई मुताबिकत नहीं रखती। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एक बने, उस पर मुल्क चर्चा करे और इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, मेरा यह मानना है। बिल्कुल। रावत साहब, क्या वाकई में जब इस तरह के इश्यूज को, इस तरह के मामलात को धर्म के चश्मे से, जात पात के चश्मे से देखा जाता है तो वहीं पर एक तरह से शुरुआत ही गड़बड़ हो जाती है? आपने जिस तरह से तस्लीम रहमानी साहब ने कहा कि ठीक है ये एक बड़ा इशू है और इस पर काम होना चाहिए, लेकिन जात पात और धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए इस तरह के मामले को। अबू रारा साहब, रहमानी साहब बड़े विद्वान आदमी हैं और काफी इंटेलेक्चुअल हैं ये तो, लेकिन जब बात ये आएगी, अभी टीवी पे तो बड़ी मीठी मीठी बात बोल दी रहमानी साहब ने, लेकिन जब इस पर कानून बनेगा तो उस समय इस्लाम आड़े हाथ आ जाएगा कि हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत, हमारा कुरान इस बात को इजाजत नहीं देता, अल्लाह इस बात को इजाजत नहीं देता कि बच्चों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि खुदा ने कहा है, अल्लाह ने कहा है कि पैदा करते जाओ और रोकने की जरूरत नहीं है, सब अल्लाह की देन है। जब ये सिचुएशन बनती है तो फिर रहमानी साहब भी उस समय चुप हो जाते हैं। यहां तो फिलोसॉफी की बात करते हैं, अच्छी बात है। जब सबका साथ सबके विकास की बात
बात अगर होती है तो फिर सबको एक जैसा कानून होना चाहिए ना। फिर हिंदू और मुसलमान में के बंटने की बात ही नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। अगर बच्चे कम होंगे तो सबको बराबर एजुकेशन मिलेगी। मदरसों से निकाल करके विचारधारा जो हिंदुस्तान के स्कूल है उसमें सब एक जैसी एजुकेशन लेंगे, सब इंजीनियर बनेंगे, सब डॉक्टर बनेंगे, तो मुझे लगता है देश एक सही दिशा में चला जाएगा। लेकिन टीवी पे बोलना और प्रैक्टिकल में होना बड़ा मुश्किल है। आज कानून लेकर के आ जाइए, कल बोट क्लब पर देखिए 2 लाख मुसलमान जाकर के प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। जब एक याकूब मेनन जैसे व्यक्ति को कोर्ट फांसी देता है तो 2 लाख मुसलमान जनाजे में चला जाता है। तो यहां तो बात बच्चों कंट्रोल करने की बात आती है अबू हुरैरा साहब। इसलिए ये कहने में बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब सरकार कानून लेकर के आएगी सबके साथ सबके विकास की, तो बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। तस्लीम रहमानी साहब, क्या इस तरह के मामलात में भी धर्म एक तरह से आड़े आएगा, मजहब आड़े आएगा? तस्लीम साहब, जो बात यहां पर बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है। तस्लीम रहमानी साहब, नहीं मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं। रावत साहब, मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं तस्लीम रहमानी साहब से। तस्लीम रहमानी साहब, क्या वाकई में इस्लाम या धर्म जो है वो आड़े आएगा? देखिए रावत साहब की जिस अंदाज से बात की और मैंने जो कुछ कहा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब रावत साहब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल के, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। मैंने एक दूसरी बात कही है, मैंने देश के जनसाधनों की बात की है, मैंने देश के लोगों की बात की है, मैंने कॉस्मोपॉलिटन कल्चर की बात की है। और जहां तक जब बिल आता है तो बिल में क्या प्रोविजंस होते हैं, उन प्रोविजंस पे चर्चा होती है। अगर बात सिर्फ ये है कि देश में आबादी का कंट्रोल हो, तो मेरा ख्याल है इस देश में ये चर्चा आज से पहले कई बार हुई है और उसको उस देश ने हिंदू मुसलमान ने नहीं, देश ने माना है। इमरजेंसी में भी चर्चा हुई थी, उस वक्त जबरदस्ती की गई थी तो उस पर रिएक्शन हुआ था। लेकिन उसके बाद आप देखिए मुसलमानों का ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना, हालांकि मैं वो करना नहीं चाहता, लेकिन रावत जी ने कही है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पिछली दहाई में जो हमारा सेंसस हुआ है उसमें जो फर्टिलिटी रेट है और जो रेट ऑफ ग्रोइंग का रेट है, उसमें मुसलमानों के ग्रो में भी रेट ऑफ ग्रोथ में कमी वाकई हुई है। तो ये इशू जो पॉपुलेशन का इशू है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद इकोनॉमिक कंडीशन एंड विद एजुकेशन कंडीशन, ये उससे कनेक्टेड है। और अगर आप मजहब की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा है। मैं भाई पहले हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, फिर दुनिया की बात बाद में कर लीजिएगा। दुनिया में और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो हिंदुस्तान से ज्यादा बेहतर भी हैं और खराब भी है, मैं वो बातें नहीं करना चाहता। मैं 2001 से 2011 के बीच जो आप एक इंटेलेक्चुअल हैं की बात कर रहे हो, आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, हमारे प्रधानमंत्री की पसंद नहीं करते। आपने कहा कि आप हाइपोथेटिकल मैं आप ही की तरह एक आदमी हूं, क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि सावानो केस के अंदर आप लोगों ने उसका विरोध किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस कानून का विरोध किया जो बिल आया था पार्लियामेंट में। अरे भाई सावानो केस की बात अभी नहीं हो रही है और संविधान को साहबुद्दीन साहब ने नहीं, देखिए तस्लीम रहमानी साहब, जो बात रावत साहब कह रहे हैं वो ठीक है कि इस तरह के जब इश्यूज आते हैं तो मुसलमानों का एक तबका खड़ा होता है जो कहता है कि भाई इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है। ये बात जो रावत साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं तस्लीम रहमानी साहब। अबू हुरैरा साहब देखिए ये खिलते मबहस है, वो जो इशू शाबानों का है उसको वो एंटायरली डिफरेंट एक इशू है। हम उस पर जब चर्चा करेंगे हम उस पर भी उस इशू को छोड़ दिया, शाबानों के इशू से यहां कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो बात रावत साहब कह रहे हैं कि जब इस तरह का इशू आता है कि बर्थ कंट्रोल होना चाहिए, आबादी पर कंट्रोल होना चाहिए, जाहिर सी बात है कि मुल्क के लिए बहुत तशवीशनाक मामला है। लेकिन जो बात रावत साहब कह रहे हैं कि जब इस तरह का मामला आता है तो मुसलमान उस पर खड़े होते हैं। बर्थ कंट्रोल को रिजेक्ट नहीं किया जी, मुसलमानों ने बर्थ कंट्रोल को
इमरजेंसी के वक्त में रिएक्ट किया था और नेगेटिवली रिएक्ट किया था, उस जबरदस्ती लेकिन उसके बाद उन्होंने बर्थ कंट्रोल को अडॉप्ट भी किया है और अब इस वक्त बड़ी तादाद में मुसलमानों ने बर्थ कंट्रोल को, फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया है। जब ये इशू आएगा, अगर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस नहीं है तो हम बर्थ कंट्रोल को सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि बर्थ कंट्रोल के प्रोविजंस इस्लाम में क्या है, कुरान में क्या है, हमने उसको भी पढ़ा हुआ है, हमको मालूम है कि उसके कितनी इजाजतें मौजूद है। और लेकिन बिल्कुल अगर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन आते हैं बिल में, आपकी बात, वोटिंग राइट छीन लो, ये डेमोक्रेटिक राइट छीन लो, ये कर लो, वो कर लो। हाँ, नहीं रावत साहब देखिए वो बात की बात है। मैं ताहिर हसन साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। मैं ताहिर हसन साहब नहीं, मैंने बहुत टाइम दोनों लोगों को दे दिया। मैं आ रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त दीपक पांडे भी सपोर्टर हैं बीएसपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। दीपक पांडे आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। मैं ताहिरा हसन साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। ताहिरा जी, ये जो इशू है बर्थ कंट्रोल का इशू, या आबादी जिस तरह से मुल्क में बड़ी तेजी से बढ़ रही है और इस पर तशवीश जाहिर की जा रही है, और अक्सर हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से इस पर बहुत तशवीश जाहिर की जाती रही। ये एक बहुत पुराना इशू है, लेकिन इसका मसले का हल आखिर क्यों आज तक नहीं निकला? बार बार इस पर बात होती है, तशवीश जाहिर की जाती है, लेकिन मसले का हल नहीं निकलता है। क्योंकि अबू हुरैरा जी, ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है, उसको हिंदू मुस्लिम में जिस तरह से बांट दिया जाता है। गिरिराज जी कहते हैं, एक अलग बात कहने लगते हैं, फिर वो कहते हैं एक कम्युनिटी बढ़ रही है, सांस्कृतिक प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर कुछ हमारे यहाँ से उठते हैं लोग उलेमा, वो कहते हैं नहीं, इसको नहीं रोका जा सकता। देखिए, इसको समझने की जरूरत है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हमारे, जो सब तक पहुंचाना है। आर्टिकल 21 है सम्मानजनक जिंदगी सबको पहुंचाना है। जिस तरह से पानी की कमी हो रही है हमारे यहाँ, किस तरह से किसान खाद्यान्न उगाएगा, किस तरह से नौकरियां दी जाएंगी, कहां से आप नौकरियां देंगे, कहां से सम्मानजनक जिंदगी देंगे? रोटी के साथ दाल मैसर नहीं होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी जिंदगी, सर पे छत नहीं होगी। अगर इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही 1% मीन 1 करोड़ पर ईयर, जबकि 2 करोड़ मुझे लगता है पर ईयर बढ़ रही है, तो इसको देखा जाए कोई हिंदू मुस्लिम में नहीं है। मुसलमानों में ऐसा नहीं है कि बढ़ती जा रही। साक्षी महाराज ने कहा 11 पैदा करो, उसको हमारे बीजेपी के जो नेता बैठे हैं वो भूल गए। भाई आपके यहाँ भी इस तरह के लोग, जैसे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, आप भी एक्सेप्ट कीजिए कि इस तरह के लोग दोनों कम्युनिटी में हैं, जो नहीं चाहते हैं कि कुछ हो उसको बांटने में और अपना बनाए रखने के लिए करते रहते हैं। उनका विरोध हमको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि जब देश हित में बात हो रही है, जब भारत के आगे जाने की बात हो रही है, जब सबसे बड़े लोकतंत्र की बात हो रही है, जब संविधान की बात हो रही है, तो आप ये सब उनके यहाँ बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं बढ़ रहे हैं, वो बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है जनाब। आपके यहाँ भी साक्षी महाराज जैसे बहुत से लोग हैं, कहते हैं 11 पैदा करो, 12 पैदा करो, मुसलमानों में बढ़ रहा है। एक इतना अहम इशू है, इसको अगर आप इस तरह से कम्युनलाइज करिएगा और बांटिएगा, तो ये देश हित में नहीं है। देश हित में सोच के ऐसे लोगों के विरोध में आप भी बोलिए, हम भी बोले, और ये एक मुद्दा इसमें सोचा जाए। गिरिराज जी का ये सोच बिल्कुल गलत है कि वोटिंग राइट ले लिया जाए। इस संवैधानिक उसमें इस सबसे बड़े लोकतंत्र में जो यहाँ पैदा हुआ है, जो इस देश का निवासी है, जो इस देश का सिटीजन है, उससे वोटिंग आप राइट नहीं ले सकते। 50% आपका मैक्सिमम वोटिंग होता है, अगर ले लेंगे तो क्या होगा? सही, क्या आप कंट्रोल कर लेंगे, बर्थ कंट्रोल कर लेंगे? ऐसा नहीं, उसके बारे में आपको सोचना होगा कि कैसे आप उसको अवेयरनेस प्रोग्राम ले जाए, फिर कैसे। बिल्कुल नहीं, बहुत सही बात तस्लीम रहमानी साहब ने यही बात कही कि अभी मसला हल करने के बारे में आप सोच भी नहीं रहे, और उससे पहले की बातें शुरू हो गई कि वोट का हक छीन लेना चाहिए, नौकरियों से निकाल देना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होना चाहिए। भैया जो मसला है पहले वो तो सुलझाइए। मसला सुलझाते हैं और उसके आगे की बातें निकाल लेते हैं। रावत साहब आप कुछ कह रहे थे। रावत साहब, मैं ये कह रहा था, अबू हुरैरा जी, ताहिरा हसन जी बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं, ये भी इतनी हजारों हमने डिबेट किए हैं। अब मेरे सामने तो दोनों ही ऐसे लोग बैठे हैं कि जो बुद्धिजीवी हैं, उस बात को समझते हैं, लेकिन समझते हैं इंटेलेक्चुअल तो देखिए आप भी हैं रावत जी, इंटेलेक्चुअल तो आप भी हैं। राइट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप भी हैं, आप नहीं, वोटिंग राइट से मैं इनकी बात से सहमत हूं, उसको खत्म भी कर दोगे। अगर इस्लाम को और बढ़ना है तो 20-30 साल वो वोट नहीं भी देंगे तब भी आबादी डबल कर लेंगे, लेकिन उसका स्थायी समाधान जरूर कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बात जब ये आएगी कि बिल कोई अगर पार्लियामेंट में लेके आते हैं
तो मुझे लगता है कि तारा हसन और रहमानी साहब जैसे बुद्धिजीवियों को कट्टरपंथी साइड पे कर देंगे और जाके फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा कि हमारा शरीयत और हमारा इस्लाम इसकी गवाही नहीं देता है, हम बच्चे पैदा नहीं रोक सकते, हम जो जब तक बच्चे पैदा होते रहेंगे हम करते रहेंगे। रावत साहब ये क्या बात हुई? इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। रावत साहब आप इशू को कहां से कहां ले जा रहे हैं? आप इशू को कहां से कहां लिए जा रहे हैं? तस्लीम रहमानी साहब ने कह दिया भाई हम उसे एडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। इमरजेंसी में भी ये हुआ, फैमिली प्लानिंग मुसलमानों में भी हो रही है। आप इशू को कहां से कहां ले जा रहे हैं? केस में ये हुआ नहीं, जब बात को रोकने की कोई बात आती है तो ये चीज सामने आ जाती है। नहीं। अब आप देखिए आज मदरसों के अंदर हथियार मिलते हैं, उन पर एक्शन लेने की बात आएगी तो आप बोलोगे कहां बात लेके चले गए। दिक्कत यही तो है ना कि इस्लाम के ऊपर जब कोई बात आएगी बैन करने की या वो चीज इस्लाम के जरिए से कहीं भी हो सकता है गलत काम। सिर्फ अगर मदरसा कहा जाए तब उस वहां पे लोगों में रोष होता है और लगता है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कहीं भी गलत काम हो रहा है अगर हथियार तो फिर ठीक है, जब 100 करोड़ हिंदू तैयार है तो 25 करोड़ मुसलमानों को भी तैयार हो जाना चाहिए कि यहां कानून लेकर के आइए। 100 करोड़ अगर हिंदू तैयार है तो 25 करोड़ मुसलमानों को क्या दिक्कत है? मुसलमानों ने कहा रावत साहब पास होने दो। रावत साहब मुसलमानों ने रोका कहां है? रावत साहब रावत साहब मुसलमानों ने रोका कहां है? अभी रुकेगा ना, अभी तो मेरे सामने बुद्धिजीवी बैठे हैं। नहीं, ये तो बात की बात आप कर रहे हैं, ये बात की बात कर रहे हैं, भविष्य की बातें आप कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके बात, वन बाय वन बात कर लीजिए और वो इसको मना कर देगा कि हम रावत साहब मैं ये कह रहा हूं कि जो बात आप भविष्य की बातें कर, मेरे ख्याल से ये बेकार की बात है। ये बात तो अभी मामला भी हुआ ही नहीं, अभी तो एक आवाज उठाई जा रही है। बीजेपी वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में ये इशू उठाया था, आज तक उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ, और आप तो अभी उसके 20 साल आगे की बातें करने लगे कि जब मामला जब आएगा तब क्या होगा। मेरे ख्याल से ये इशू से जुड़ी हुई बात नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल आना था, बिल्कुल आज प्राइवेट में मेंबर बिल आना था, प्राइवेट मेंबर बिल आज पार्लियामेंट में आना था, मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं आया। अब हमारे जो भाई हैं आरएसएस के राकेश सिन्हा जी, पहले भी वो एक बिल लाने को ऐलान किया था उन्होंने, अब फिर ऐलान किया था कि आज बिल लाएंगे, आज भी नहीं लाए। तो अब ये इस तरीके से कट्टरपंथी तो रावत जी और इनके हमनवा लोग मुझे कहते हैं कि मैं कट्टरपंथी हूं, ये इल्जाम मेरे ऊपर है। आमतौर पे लगता है कि कट्टरपंथी है, और मैं कट्टरपंथी अगर हूं इस विचारधारा के साथ तो मैं तो आपके साथ बैठा हूं और बात कर रहा हूं। आप और कैसा कट्टरपंथ चाहते हैं? नहीं ठीक है, देखिए हम डिबेट पर लौट कर आते हैं। मैं रावत साहब सिर्फ इतना कह रहा था, या तस्लीम रहमानी साहब या जो बातें ताहिरा हसन जी ने कही, वो बातें यही हैं कि अभी आप भविष्य के बारे में बातें क्यों कर रहे हैं भाई? अभी तो इस पर कानून बनने की सिर्फ बात चल रही है। और जब तस्लीम रहमानी साहब को आप इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, ताहिरा हसन साहिबा जो है बड़ी इंटेलेक्चुअल है, और जो लोग ये जो बातें कह रहे हैं, वाकई में मुसलमानों ने भी अब इसे एडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। फैमिली प्लानिंग की जो फिक्र है मुसलमानों को भी है रावत साहब, मुसलमान भी इस परेशानी को समझ रहे हैं कि किस तरह से मुल्क पर बोझ बढ़ता जा रहा है। साहब अबू हुरैरा साहब जो पढ़ा लिखा मुसलमान हैं और पढ़ी लिखी जितनी भी, वो सब इस बात को एडॉप्ट कर रहे हैं, वो समझते हैं, वो अपना भविष्य और बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। लेकिन जो कट्टरपंथी लोग हैं वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि वो पहले कितनी बार इस विषय पर डिबेट हो चुकी हैं। मैं तो कहता हूं आप लाओ किसी मौलाना को जो कट्टरपंथी हो, ये तो दोनों की दोनों इंटेलेक्चुअल है, ये तो यहाँ बोलेंगे देश हित की बात बोलते ही हैं, अच्छा व्यक्ति तो अच्छी बात करेगा। लेकिन मुझे पता है कि अगर बिल अगर आ गया अबू हुरैरा साहब तो हंगामा खड़ा होगा, बोलेंगे कि नहीं हम इस्लाम के विरुद्ध कोई बिल ठीक है, देखिए तैयार नहीं है। ठीक है रावत साहब, लेकिन हम बात इसी पर कर रहे हैं ना कि एक जमहूरी मुल्क है, इसमें कैसे बिल आएगा या नहीं आएगा, क्या कुछ दुश्वारियां बिल आने में होंगी, इस पर हम बात कर ले। बाकी तो बात की बातें हम लोग देख लेंगे। ट्रिपल तलाक को लेकर कितना प्रोटेस्ट मुसलमान कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उस पर काम हो रहा है ना, उस पर लगातार काम हो रहा है। मैं दीपक पांडे आपके पास आना चाहूंगा। एक बात रावत साहब ने बड़ी अच्छी कही कि जो मुसलमानों का पढ़ा लिखा जो तबका है, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, उनके यहां इस तरह की चीजें नहीं पाई जाती हैं, फैमिली प्लानिंग को एडॉप्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ दीपक यह समझना चाहता हूं
कि वाकई में जिस बेरोजगारी और गरीबी की बात कर रहे हैं, अगर सरकार वाकई में इसी पर काबू पा ले तो बर्थ कंट्रोल पर काबू पाया जा सकता है। सरकार की नाकामी यहां पर झलक रही है। बिल्कुल, सबसे पहले सरकार की नाकामियां ये रही कि सरकार उन लोगों तक पढ़ाई लिखाई या उन लोगों तक काउंसलिंग नहीं पहुंचा पाई। अगर उन लोग पढ़ लिख लेते, उन लोगों को समझ हो जाती कि हमारे आने वाली पीढ़ियां ऐसी हो जाएंगी, अगर ज्यादा रहेंगे हम उनका भरण पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। जब अगर अच्छी शिक्षा नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, तो ये सब समस्या नहीं आती। सबसे पहले सरकार को करना चाहिए, काउंसलिंग करवाना चाहिए कि उन लोगों को पता हो कि इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों के क्या साथ हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें सबसे पहले अगर नियम बनाने की बात करनी है तो हमें देश के लेवल पे बात करनी चाहिए कि ये देश का मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच लग रहा कुछ इंटेंशन गलत है। बिल्कुल आपका इंटेंशन गलत है। जब आप किसी को पिंच करोगे तो वहां से प्रतिक्रिया आएगी ही आएगी। आप अगर इसको देश की समस्या बता करके लेकर के आओगे तो मैं इतना जानता हूं कि किसी वर्ग से आवाज नहीं उठेगी, लेकिन गिरिराज सिंह जैसे और एच.एस. रावत सिंह जैसे लोग बैठ करके किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी और स्पेसिफिक धर्म विशेष का नाम बताएंगे तो वहां से प्रतिक्रिया आना लाजमी हो जाएगा। ठीक है। मेरे साथ इस बीच अश्विनी उपाध्याय जी तर्जुमान भी है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और बर्थ कंट्रोल को लेकर बहुत तशवीशमंद है। बहुत इस पर काम किया अश्विनी उपाध्याय जी ने और लगातार वो कोर्ट से भी इस मामले को लेकर अपनी अर्जी दे चुके हैं, पीआईएल दे चुके हैं। सरकार से भी, पीएम मोदी को भी उन्होंने लेटर लिखा है इस बड़े इशू को लेकर। अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। अश्विनी जी, क्या जिस तरह से 5 साल सरकार ने गुजार दिए, सरकार दूसरा टर्म इस सरकार का शुरू हुआ है, लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो ख्वाब था, क्या उस ख्वाब को सरकार पूरा नहीं करना चाह रही है? लगातार मुल्क की आबादी बढ़ती जा रही है और बहुत गंभीर मुद्दा है ये अश्विनी जी। देखिए, मैं आपको हुरैरा साहब पहली बात तो आपको बता दूं कि ये 125 करोड़ भारत की जनसंख्या नहीं है। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। गैर सरकारी अभी ऑथेंटिक डाटा ये बताता है कि हमारे देश में 100 हाँ नहीं जो मैंने कोर्ट में दिया, एफिडेविट दिया है, और जिसके हमारी ग्राउंड पे ही कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। मैं वो बता रहा हूं जो मैंने कोर्ट को बताया हुआ। तो हलफनामा अगर मैंने गलत दिया हुआ तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी। भारत में 122 करोड़ लोगों के पास आज की डेट में आधार है। और आप किसी जिला, किसी टाउन, किसी थाने में आप जाके सर्वे कर लीजिए, 20% लोगों के पास आज भी आधार नहीं है। गांव देहात, छोटे कस्बों में जब तक वो बच्चा 10वीं में नहीं पहुंच जाता, जब तक कोई काम नहीं रुकता, तब तक लोग आधार नहीं बनवाते। आधार तभी बनवाते हैं जब कोई काम रुकता है। सही बात। तो एक मोटा ये देखा गया है कि 20% लोगों के पास आधार नहीं है। तो 122 करोड़ आधार वाले और 20% बिना आधार वाले, तो 20% मतलब 25 करोड़, और उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिला दीजिए तो हो गया 150 करोड़। तो जनसंख्या 150 करोड़ है। और आप अगर इसको देखें, अगर आप पूरे दुनिया में देखें तो हमारे पास टोटल 2.4% जमीन है, लेकिन खेती योग्य मात्र 2% है। दुनिया की मात्र 2% जमीन और दुनिया की 20% पॉपुलेशन भारत में रह रही है। पीने योग्य पानी मात्र 4% है। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं लगातार खड़ी हो रही हैं। पानी के लिए झगड़े शुरू हो चुके हैं, पानी के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। इवन 2-4 जगह आपने भी सुना होगा गोली तक मार दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पानी, भूखमरी, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, ये कई सारी समस्याएं इससे खड़ी हो रही है। इवन अपराध, अगर बच्चे की बचपन में ठीक से देखभाल नहीं हो पाएगी तो निश्चित रूप से वो कोई चोर बन जाएगा, कोई झपटमार बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो अपराध का भी इससे बड़ा सीधा सा संबंध है। मुकदमों की पेंडेंसी बढ़ रही है, थाने में भीड़ लगी हुई है, जेल में भीड़ लगी हुई है, बस में भीड़ है, रेल में भीड़ है। तो सारी समस्याओं का मुझे ऐसे लगता है कि भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। और इसी ग्राउंड पे कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। मैं आशा करता हूं कि जब ये अगली सुनवाई होगी 3 सितंबर को, उसके पहले सरकार कुछ न कुछ इस पे अपना ठोस नीति लेके आएगी। बिल्कुल। मैं 2 मिनट कंक्लूड कर रहा हूं। मैंने जो दूसरी बात रखी है उसमें यह कहा है कि जिस तरीके से पहले एक बार आपको याद होगा पोलियो की बहुत बड़ी समस्या आई थी भारत में, और हर महीने के पहले संडे को पोलियो डे शुरू किया गया। हमने सरकार से यही कहा है, 2 दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है, हर महीने के पहले संडे को आप हेल्थ डे डिक्लेयर करिए। वहां पे
जब कोई अपने बच्चे को लेके आएगा पोलियो पिलाने, तो पोलियो के साथ उसको आप मुफ्त में दवाइयां दीजिए, मुफ्त में कंडोम दीजिए, मुफ्त में जो जो सुविधाएं हो सकती हैं, मुफ्त में उसकी काउंसलिंग करिए। क्योंकि पूरे जाहिर सी बात है कि ये जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है कि किस तरह से रोकथाम किया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तस्लीम रहमानी साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, मुझे फिर ब्रेक पर भी जाना है। तस्लीम रहमानी साहब। देखिए, अश्वनी उपाध्याय जी को मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं इस नौयत से जानता हूं कि कोर्ट में बार बार बहुत सारी PIL लेके अश्वनी उपाध्याय जी जाते हैं। मेरी उनसे पर्सनल मुलाकात हुई नहीं कभी, हालांकि वो दिल्ली में है, लेकिन अश्वनी उपाध्याय वही इशू लेके जाते हैं जिन इश्यूज को लेके कहीं ना कहीं समाज में कोई टकराव होना होता है। हालांकि आज जो जिस एफिडेविट की बात कर रहे हैं उसमें ये जो जिन के भीड़ की बात कर रहे हैं, असुविधाओं की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मसला, जहां एक तरफ जनसंख्या तो यकीनी तौर पर एक मसला है, लेकिन उसमें व्यवस्था एक दूसरा बहुत बड़ा मसला है। वाजपेयी जी ने जो बात की थी, जो पानी की बात कर रहे हैं ना, वाजपेयी जी ने कहा था वार फुटेज पे और ये जितना कनेक्टिविटी है रिवर्स की वो हो जानी चाहिए, खत्म हो गया, वो प्रपोजल ही अब सामने नहीं है, तो पानी की जो समस्या थी उससे काफी हल हो सकती थी। इसी तरीके से हम पानी कंज्यूम कर रहे हैं तमाम 122, अब ये जो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं इसमें इन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी किस हिसाब से जोड़ दिए कुछ पता नहीं है कि उसका क्या हिसाब है। ये आधार कार्ड कोई अब वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि वो कंपलसरी नहीं है, अब ये आधार कार्ड की बुनियाद पे जनसंख्या को जोड़ रहे हैं। एनीवे वो स्टैटिस्टिक्स वेरीफाई कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे, लेकिन इसी किस्म के अनवेरीफाइड ये स्टैटिस्टिक्स लेके मुल्क में एक माहौल और एक नैरेटिव जो डेवलप किया जाता है वो नैरेटिव कहीं ना कहीं पोलराइज करता है। और अश्वनी उपाध्याय जी ऐसे पोलराइजिंग नैरेटिव लेकर ही बार बार कोर्ट में जाते हैं, हर बार कोर्ट में जाते हैं इसी तरह के नैरेटिव लेके। ये भी एक समस्या है, जो एक सीरियस इशू है उसको सीरियसली टेकअप कीजिए। अब प्राइवेट मेंबर बिल इसमें ला रहे, गवर्नमेंट बिल लाए, पानी की व्यवस्था करे, रेलों की व्यवस्था करे। हमारे जो लाखों करोड़ रुपया बैंक में पड़े, लाखों करोड़ रुपया फॉरेन में पड़े, लोग लेके भाग गए पैसा। ठीक है अश्विनी जी, मैं चाह रहा हूं इसका जवाब आप ब्रेक के बाद दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। लेकिन जो बातें तस्लीम रहमानी साहब ने कही इस पर मैं अश्विनी जी आपका जवाब लूंगा। मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है, टाइम ज्यादा हो गया है, छोटे से ब्रेक पर से लौट कर आएंगे तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या बहुत बड़ी है, मसला बहुत गंभीर एक तरह से, लेकिन क्या इसका हल निकलेगा? लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है, लेकिन मसले का हल एक तरह से नहीं निकल रहा है। क्या वाकई में इस पर अब सख्त कदम उठाना चाहिए, सरकार को कानून लाना चाहिए? तो आज प्राइम डिबेट में हम बहुत हसास और बहुत अहम इशू की बात कर रहे हैं कि मुल्क की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, तशवीशनाक हद तक ये आबादी बढ़ रही है। क्या वाकई में इस पर अब सख्त कदम उठाया जाना चाहिए? जिस तरह से गिरिराज सिंह ने एक बार फिर इस इशू को छेड़ दिया है, लगातार अश्विनी उपाध्याय जी इस इशू को लेकर कोर्ट में भी PIL उन्होंने दाखिल की है और लगातार मांग करते रहे कि सरकार कोई बड़ा कदम उठाए, इस पर सख्त कदम उठाया जाए, सख्त कानून लेकर आया जाए, क्योंकि ये एक बढ़ती आबादी मुल्क के लिए बहुत तशवीशनाक मसला है और इस पर काम होना चाहिए। प्राइम डिबेट में हम आज इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ब्रेक पर जाने से पहले अश्विनी उपाध्याय जी जो बातें तस्लीम रहमानी साहब ने कही थी उसी को जोड़ते हुए मेरा सवाल यह भी है कि जिस तरह से एक जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान है, क्या यहां पर जिस कानून लाने की बात कही जा रही है, बढ़ती आबादी को लेकर कहा जा रहा है कि सख्त कानून लाया जाए, क्या यह इतना आसान होगा यहां पर कानून लाया जाना? जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी का ख्वाब था आज से 19 और 18 साल पहले, आज तक उस पर कोई इस तरह का काम नहीं हुआ। क्या यह आसान काम होगा? ये अबू हुरैरा साहब, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं आपको एक खास बात आपको बताऊं जी। खुमैनी साहब ने 1990 में ईरान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया था। 1990 में, जरा सोचिए, सही 30 साल पहले। और भारत में 1952 में पहली पॉलिसी आई और हम आज तक कानून नहीं बना पाए, जबकि ईरान में 1990 में लागू हुआ। जब उनका जो कंट्रोल हो गया उन्होंने फिर फ्री कर दिया। जैसे चाइना में 1 किया, अभी फ्री कर दिया, अब 2 कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमेशा के लिए लागू करने की जरूरत है। मुझे लगता है 15-20 साल के लिए लागू करने की जरूरत है। एक बार मामला स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर मुझे लगता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब तक लोग एजुकेट भी हो जाएंगे। अब मैं आता हूं विषय पे। बिल्कुल, देखिए, एक तो यह है कि ये कोई क्या धार्मिक मामला है, तो मुझे लगता है धार्मिक इससे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ये कि ये लीगल है या नहीं, मैं उसका जवाब देता हूं। आजाद भारत का सबसे प्रोमिनेंट कमीशन
वेंकट चलैया कमीशन है, जिसका नाम था संविधान समीक्षा आयोग। आज तक पूरे आजादी के बाद कोई ऐसा कमीशन नहीं बना जिसमें 11 लोग हो, जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के जज वेंकट चलैया साहब, जस्टिस सरकारिया, जस्टिस पुनैया, जस्टिस जीवन रेड्डी, 2 फॉर्मर अटॉर्नी जनरल के पराशरन साहब, सोली सोराबजी साहब, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीएस संगमा, सुमित्रा जी, और वरिष्ठ पत्रकार स्टेट्समैन के संपादक सीआर ईरानी साहब, और वरिष्ठ नौकरशाह जो अमेरिका में राजदूत थे आबिद हुसैन साहब। ये 11 सदस्यीय कमीशन था। 2 साल बहुत गहन चिंतन मनन हुआ। उस चिंतन मनन के बाद उन्होंने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को उस समय के कानून मंत्री जेटली जी को सौंपा। और उसमें केवल एक विषय नहीं था, उसमें टोटल उन्होंने 250 सजेशन दिए हैं। 250 सजेशन में 24वां सजेशन यह था कि आप संविधान में संशोधन करिए, आर्टिकल 47A ऐड करिए, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए। आप जरा दुर्भाग्य देखिए, उसी आयोग के कहने पे यहां पे राइट टू एजुकेशन आया, उसी आयोग के कहने पे राइट टू इंफॉर्मेशन आया, उसी आयोग के कहने पे राइट टू फूड आया, उसी आयोग के कहने पे मनरेगा लागू हुआ। लेकिन जो देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, आबादी पर कोई बात नहीं बनी, जनसंख्या नियंत्रण, हमको हमारे दो सबके दो, वो नहीं बनी। मुझे और लेकिन आज सबसे अच्छी बात यह है, यहां पैनल में भी देख लीजिए, मोटा सभी जो यहां पे पैनलिस्ट हैं वो भी तैयार हैं, वो सहमत हैं, थोड़े बहुत इट्स बट्स के साथ, लेकिन सब लोग सहमत हैं। सिमिलरली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक, जो पिछले 4-6 महीने में आप देखें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नुमाइंदे ने इसका विरोध नहीं किया। तो मुझे लगता है आज की डेट में अगर आप इसमें देखें, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर अगर वो समर्थन नहीं भी कर रही तो कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आशा करता हूं अगली जो तारीख होगी 3 सितंबर, उसके पहले हमारे देश को कुछ न कुछ एक ड्राफ्ट, एक पॉलिसी, एक कुछ न कुछ देखने को लेकिन इतनी मजबूत पोजीशन में आपकी सरकार है, वो कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? ये हैरान करने वाली बात है अश्विनी उपाध्याय जी। इतनी मजबूत पोजीशन में तो सरकार कभी नहीं रही है, वो कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? देखिए हुरैरा साहब, आप डिबेट कर रहे हैं, सरकार की एजेंसियां इसको भी देख रही होंगी, आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं। तो मुझे लगता है मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो जमीन पे क्या जरूरत है, कौन क्या मांग रही है, क्या बात हो रही है, सामाजिक मुद्दों को उठा रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार इस मामले को आंख बंद कर सकती है। जन दबाव है, सामाजिक संस्थाओं का दबाव है। देखिए सरकार से नाराजगी तो आपने ही पीएम मोदी जी को लेटर तो आपने ही लिखा है, आपने ही उसमें नाराजगी जाहिर की है कि भाई क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी का ख्वाब पूरा नहीं होगा, कब इस पर कानून बनेगा, कब इस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। नाराजगी तो आपने ही जाहिर की ना, अपने ही सरकार से नाराजगी जाहिर की है। नहीं, तो आप जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता हूं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हूं, पद पे हूं, इसके बावजूद अगर मैंने अपने दिल की बात कही जो मुझे लगा समाज में, तो मुझे लगता है आप जैसे लोग निश्चित रूप से हमें समर्थन कर रहे हैं, इस मुद्दे को समर्थन हमें नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इस मुद्दे को बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार में भी सब लोग देख रहे होंगे। बिल्कुल। ताहिरा हसन साहिबा बनाने की कोशिश, और एक बार तो उसमें स्पष्ट कर दूं, मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं गिरिराज सिंह जैसे लोग। मैं बिल्कुल नहीं बना रहा हूं, ये न धर्म का, एक बार सुनिए प्लीज, ये धार्मिक मुद्दा है न राजनीतिक मुद्दा, ये समाज का मुद्दा, ये केवल समाज का मुद्दा है, देश का मुद्दा, न धार्मिक मुद्दा न राजनीतिक मुद्दा। मुझे लगता है सभी लोगों को धर्म और पॉलिटिकल पार्टी और राजनीति से ऊपर उठ के आना पड़ेगा। ये देश के लिए बहुत जरूरी है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारे आने वाली पीढ़ियां शुद्ध हवा के लिए, शुद्ध पानी के लिए तरस जाएंगी। नेता मंत्री भी हैं, गिरिराज सिंह जी को जरा ये बात समझाइए आप जाके। नहीं, बिल्कुल बीजेपी के जो लीडर इस तरह के बयान देते हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो चाहे साक्षी महाराज हो, जो इस तरह के बयान देते हैं, उन पर सख्ती क्यों नहीं होती है अश्विनी उपाध्याय जी? अब गिरिराज सिंह ने कहा कि 52 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी गिरी है। साक्षी महाराज कहते हैं कि अगर मुसलमानों के इतने बच्चे पैदा होंगे तो हिंदुओं को इतने पैदा करने चाहिए। ये मतलब माहौल को बिगाड़ने की ही एक कोशिश है ना। इस तरह के बयान पर भी नजर जानी चाहिए। पहले एक अहम मुद्दे पे अश्विनी, देखो हुरैरा साहब, एक मिनट, मैं अपनी बात कह रहा हूं। हुरैरा साहब,
सुनिए हुरैरा साहब, क्या हो रहा है, मैंने चिट्ठी लिखी, आपने इस पर डिस्कस नहीं किया, गिरिराज जी ने बोला तब आप डिस्कस कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि अगर आप हमारी चिट्ठी पर डिस्कस करते शायद गिरिराज जी को बोलना नहीं पड़ता। ठीक है, तायरा जी आपका रिएक्शन में दीपक आ रहा हूं। नहीं जी, देखिए आप गए कोर्ट में और गिरिराज जी ने उसको इस तरह से पॉलिटिसाइज किया, ये दोनों चीजें साथ हुई हैं अश्वनी जी। और जब ये इस तरह की बातें होंगी तो बड़े अफसोस की बात है, इतने अहम मुद्दे पर, इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जहां सबको बैठ के और सब लोगों को बातचीत करके कि कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, फिर तय कर लें कि 2021-22 कब से लागू करेंगे कानून कि 2 बच्चों से ज्यादा ना हो, पहले कैसे इंसेंटिव दें, कैसे उनके पास प्रोग्राम्स ले जाएं, कैसे सोशल सिक्योरिटी ले जाएं, ये सब चीजों में बात होने के बजाय जब वो इस तरह की बात करते हैं कि एक कम्युनिटी बढ़ रही है, दूसरे को डर है, और इस तरह की बात एक मंत्रिमंडल में रहने वाला मंत्री करता है। और अश्वनी जी, आप तो लॉ के वो हैं, एक सबसे बड़े लोकतंत्र में करता है जो संविधान से चलता है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है हमारे देश के लिए। हम तो बैठे हैं कि देश को कैसे आगे ले चलें, कैसे कुछ बेहतर किया जाए। अगर कम्युनिटी में कोई ऐसी आवाज निकल रही है तो बिल्कुल कैसी उसको कंडेम करेंगे। वो चाहते हैं कि मुसलमान का एक कम्युनिटी का कुछ हिस्सा जाहिल रहे, उनको फॉलो करे, लेकिन आप लोग क्यों नहीं कहते हैं? आपने कहा कि भाई आपने मेरा नहीं उठाया गिरिराज का, आप कहिए चैनल पे कि गिरिराज ने गलत कहा, देश को बांटने की बात जो भी करेगा वो किसी भी पार्टी का हो कंडेम किया। गिरिराज जी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा। तायरा जी, चाहे वो ठीक है, एक करके बात कीजिए। सच बात है क्या? किसी मुसलमान नेता ने यह मुद्दा नहीं उठाया कि देश में जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाए? कोई बड़ा से बड़ा मुसलमान क्यों नहीं उठाता इस मुद्दे को? क्या उनको तकलीफ होती है उठाने में? तो गिरिराज जी ने अगर सच बोल दिया क्या दिक्कत है? नहीं देखिए, रावत जी अस्सी से मामला चला आ रहा है। रावत जी मामला नया नहीं है, ये मामला बीजेपी ने नहीं उठाया है, ये इशू कांग्रेस के वक्त से है, ये मामला कांग्रेस के वक्त से है। हम लोग सब उठा रहे हैं, एक करके बात कर लीजिए। देखिए, एक करके बात करिए। किसी की बातें उठाते हैं, समाज को इस तरह से टारगेट करेंगे टीवी बैठ करके, नहीं ठीक है, एक करके बात करिए। दीपक संसद में बैठ के करेगा तो ऐसा ही होगा। नहीं ठीक है, देश का मुद्दा कहीं भटक जाएगा और एक विशेष समुदाय का मुद्दा बन जाएगा। और आप लोग राजनीति करेंगे, जैसा कि आपने राम मुद्दे की राजनीति करते करते 10 को बिता दिया, आज तक उसका फैसला नहीं आया। ऐसे ही ठीक है, दीपक मैं आ रहा हूं, दीपक मैं आ रहा हूं। देखिए, एक करके बात कीजिए। नहीं ना, इस तरह डिबेट नहीं होगा, एक करके बात कीजिए। मैं रावत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। रावत जी, राजू और तलवार इनको मारो। रावत जी देखिए, डिबेट पर बात कीजिए। रावत जी डिबेट पर बात कीजिए और एक करके बात कीजिए। आप भूल गए हैं, आपको एक करके बात कीजिए। रावत जी देते हैं, साक्षी महाराज को समझाइए। रावत जी, दीपक मैं आ रहा हूं, देखिए ये बात हो चुकी है, दीपक ये बात हो चुकी है, दीपक पांडे की समस्या की दीपक ये बात हो चुकी है, दीपक ये बात हो चुकी है, बैठ जाते हैं। दीपक देखिए, दीपक बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पर हमें डिबेट के अंदर ही हम रहे, डिबेट के बाहर की बात न करें। रावत जी ने जो बात कही, रावत जी आपको ये भी अब मुझे बताने का आपको जरूरत नहीं, आप बहुत विद्वान है। रावत जी, कांग्रेस से पहले या उससे भी पहले इस पर बहुत काम किया गया है, कांग्रेस ने भी काम किया है, हालांकि काम कम हुआ, सियासत इस पर ज्यादा हुई, वरना 80 से ही इस पर काम हुआ। आप कांग्रेस की नसबंदी की मिसाल देख लीजिए, हम दो हमारे दो, ये नारा किसका है? तो कांग्रेस का दिया हुआ नारा है। तो इस पर काम मतलब दूसरे सरकारों ने भी किया है। इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान मशकूर अहमद उस्मानी, एक्स प्रेसिडेंट है एमयू तलबा यूनियन के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मशकूर उस्मानी, आपका भी बहुत हम इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है। मैं मशकूर उस्मानी आपसे ये रिएक्शन ले लेता हूं कि मुल्क में बल्कि एक नया मुद्दा तो नहीं है, एक बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से आबादी लगातार बढ़ रही है, इस पर बहुत तशवीश हो रही है। 1952 से चल रहा है, बिल्कुल 1952 और 51 से मसला चल रहा है, और अब यह मसला बहुत गंभीर होता जा रहा है। इस पर अब बीजेपी के लीडर ने कहा है कि इस पर नया कानून बनना चाहिए, इस पर कानून आना चाहिए, सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। क्या वाकई में आपको लगता है कि ये एक सियासी शगुफा है, या वाकई में आबादी जो बढ़ रही उसकी एक फिक्र भी जाहिर हो रही है
या सिर्फ इस पे सियासत हो रही है? जब दोबारा से काफी समय बाद ये जब स्क्रीन पे फ्लैश होता है, टीवी स्क्रीन पे, कि शायद पॉपुलेशन एक इशू है हमारे मुल्क के अंदर, तो मैं ये समझता हूं कि इस पे चर्चा होनी चाहिए और गंभीर रूप से चर्चा होनी चाहिए। सही। लेकिन इससे पहले कि इस पे चर्चा हो, इसमें कुछ चीजों की निंदा होनी चाहिए। और निंदा किन चीजों की होनी चाहिए वो भी मैं बता रहा हूं। निंदा उन चीजों की होनी चाहिए कि बढ़ती हुई आबादी के नाम पर ये जो भड़काऊ राजनीति कर रहे हैं कुछ नेता, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपने नाम ले लिया उनका, उनको इस तरह की भड़काऊ राजनीति को बंद करना चाहिए। उन्हें यह चाहिए कि वो सरकार में बैठे हैं भाई, केंद्र सरकार के मंत्री। सही बात है कि मसले का हल निकालना चाहिए, मसले का हल ढूंढना चाहिए। और उनको तो यह बताना चाहिए आके पब्लिक डोमेन में कि हम ये अफर्मेटिव एक्शन लेने वाले हैं, हम इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। जहां तक बात रही टू चाइल्ड की, देखिए एक बात को समझना होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसको बहुत संयम से देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें छूट जाती है। हम तो ये देखते हैं कि अरे जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या जो बढ़ने के बाद जो है जो रिसोर्स की कमी भी होती है। लेकिन साथ साथ आप देखिए कि अभी पूरे विश्व में भारत जो है सबसे नौजवान देश है, आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, बात समझ रहे हैं। वहीं पे अगर आप केरला का एग्जांपल देखें तो एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो थी केरला में वो कहीं डिक्लाइन हुई है एक सदी के बीच में, दूसरे सदी में फिर डिक्लाइन हुई, तीसरे सदी में जब वो 13% बढ़ी तो वहां की सरकारों ने एजुकेशन पे वर्क किया, हेल्थ पे वर्क किया। जब एजुकेशन हेल्थ पे वर्क किया तो वहां देखिए कि वहां का सब कुछ अब सही चल रहा मामला। देखिए एक चीज इस बात को समझना पड़ेगा कि सिर्फ चिल्लाना, मैं अश्विनी जा रहा हूं, अश्विनी जा जाए ये इसका हल नहीं है। ठीक है, मैं अश्विनी जी इसका जवाब दीजिए। मैं तस्लीम रहमानी साहब बहुत देर से, तस्लीम रहमानी साहब भी वेट कर रहे हैं। एक बात ऐड करना चाहूंगा इसमें मैं, ठीक है जल्दी से करना चाहूंगा कि देखिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो अर्बन साइड में है, जो रूरल साइड में, जो गांव के साइड में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, गांव के लोग ये सोचते हैं उनको अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी गरीबी ऐसे ही दूर होगी कि अगर हमारे ज्यादा बच्चे होंगे तो हमारे पास अर्निंग हैंड ज्यादा होगा, अर्निंग हैंड ज्यादा होगा तो हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? बिल्कुल तस्लीम रहमानी साहब, क्या ये एक बड़ी वजह है? बेरोजगारी या जहालत जो है, तालीम से दूर होना, क्या ये एक बड़ी वजह है? और ये एक जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। जी मैंने शुरू में ही अर्ज किया था, अभी ये आए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, ये यूनियन के में रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी एक कट्टरपंथी यूनिवर्सिटी की संज्ञा देते हैं। रावत जी यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे तो यही बताएंगे। अब वहाँ का एक यूनियन का जिम्मेदार आकर वही बात तो है ना, अभी भी हम लोग जिन्ना की तस्वीर डिबेट पर बात करिए, टाइम कम बचा है। रावत साहब और रहमानी साहब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोनों लोगों से, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डिबेट पर बात करें। अगर आप ये कहेंगे, आप अगर ये कहेंगे कि गिरिराज सिंह का बयान सही था, गिरिराज के बयान को आप सही ठहराएंगे रावत साहब बनाए थे 1938 में, तो फिर मैं ये कहूंगा कि बाहर आ गया। डिबेट पर बात कीजिए, डिबेट पर बात कीजिए, मैं आवाज नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल आवाज नहीं करूंगा। डिबेट के बाहर बात मत कीजिए, डिबेट के बाहर बात मत कीजिए। ज्यादा बच्चे पैदा करें, आपको पॉपुलेशन ग्रोथ से मतलब नहीं है। आप चाहते हैं मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए कि जनसंख्या समाज में वन बाय वन बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। रावत साहब देश का मसला, तस्लीम रहमानी साहब आगे बढ़ो ना, वन बाय वन। मुसलमान समाज में जाओ, जाकर के 10-10 बच्चे ना पैदा करें। रावत साहब बात सब लोग रखें, लेकिन एक एक करके बात रखिए ताकि बात समझ में आए। सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो फायदा क्या होगा इस डिबेट का, इस बातचीत का फायदा क्या होगा? और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ये दोनों, ठीक है रहमानी साहब और उस्मानी साहब, ठीक है रावत जी, ठीक है रावत जी, नहीं रावत जी बच्चे डिबेट कर रही है, ठीक है। अश्विनी उपाध्याय जी, गिरिराज ने गलत नहीं कहा। अश्विनी उपाध्याय जी, गिरिराज ने गलत नहीं कहा। रावत जी बात कर रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय जी, रहमानी साहब बात हो गई, मैंने आपको टाइम दे दिया। अश्विनी उपाध्याय जी गलत है, भारत की जनता गलत है, दीपक सुन लीजिए, दीपक सुन लीजिए। तीन चीज निश्चित रूप से, जैसा आपने कहा मैं आपसे सहमत हूं, जैसा मैंने आपने कहा मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन समाज की, सामाजिक संगठनों की भी बराबर की जिम्मेदारी है। केवल कानून बनाने से क्या काम नहीं चलेगा, कानून भी बनाना पड़ेगा
हर एक गांव में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको अच्छा बनाना पड़ेगा, वहां स्टरलाइजेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा, विकसित देशों में जो सबसे ज्यादा जो नसबंदी होती है वो पुरुषों की होती है। भारत में जो सबसे बड़ा मिथ है कि महिलाओं को ही नसबंदी कराना पड़ता है। मुझे लगता है इसको प्रमोट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई पुरुष नसबंदी ज्यादा अच्छा है बजाय कि महिला की नसबंदी। ठीक है ताहिरा जी, सबसे बड़ी बात ये मुझे लगता है जो सबसे बड़ा लाभ मिलेगा इसको महिलाओं को मिलेगा। महिलाओं की जिंदगी में बहुत खुशहाली आएगी, महिलाओं की जिंदगी से बहुत खुशहाल होने वाली। देखते हैं जो काम करते हैं उत्तर प्रदेश में, अश्विनी जी, जो हम लोग उत्तर प्रदेश में काम करते हैं महिलाओं पे हम देखते हैं कि किस तरह से उनकी नसबंदी होती है, किस तरह से एक एक कैंप में एक मेज पे लेटा के 5-5, 10-10 स्टरलाइज तक नहीं होता। इनको ठीक करना होगा। प्राइमरी सिस्टम चरमराया हुआ है। बिल्कुल बुनियादी जो मसले पहले उन पर फोकस करना होगा। जैसे हमारे एमयू के साथी ने कहा, हमको वहां पे सिक्योरिटी कानून भी बनाना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। आप ये देखिए मेट्रो बुनियादी जो वजह है, जो जड़ है, मसले की जो जड़ है उस पर भी फोकस करना होगा। और एक बात अश्विनी जी, जो मसले की जड़ है उस पर फोकस करना होगा। यूनिवर्सिटी से हूँ, एमयू ने बहुत प्रोग्रेसिव लोग पैदा किए हैं। मैंने कहा आप लोग याद रखिए, एजुकेशन इसको आपको सिलेबस में डालना पड़ेगा, इसको आपको सिलेबस में डालना पड़ेगा, आपको जो हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एजुकेशन में करना पड़ेगा और आपको कानून बनाना पड़ेगा। 3 चीज चाहिए आपको। इसको रावत साहब देखिए, मुझे लगता है कि अश्विनी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि धर्म के चश्मे से इसे नहीं देखा जाना चाहिए। और आप जो बात की बातें कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, मेरे ख्याल से उस पर बात नहीं होनी चाहिए। पहले तो मसले की जड़ क्या है उस पर काम होने की जरूरत है। जो गरीब है, जो बेरोजगार है, अगर उनके लिए काम हो जाए, जो अनपढ़ है, जो स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके लिए काम हो जाए, मसला हल हो जाएगा। रावत साहब, पहले तो गिरिराज को कंडेम करना चाहिए, रावत जी को। अबू रहरा साहब, अगर आप ईमानदार है, अबू रहरा साहब, आपको गिरिराज कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो कानून की वर्तमान स्थिति और अरे भाई साहब, आप पहले कानून का समर्थन करिए ना। आप एक व्यक्ति का बार-बार नाम ले रहे हैं। आप इस चैनल पे जहां करोड़ों लोग, अरे इस चैनल को जहां करोड़ों लोग देखते हैं, आप इसको बोलिए। सच बोला है, मुझे लगता है यहाँ पे सभी पैनलिस्ट बोले वो इसके समर्थन में। आप लोग सभी पैनलिस्ट को सबसे पहले ये बोले वो इसके समर्थन में। कानून का समर्थन करिए, बच्चे पैदा मत डिबेट को मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, एक करके बात कीजिए। दीपक, तस्लीम रहमानी साहब, एक एक करके बात कीजिए। देखिए, अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। मैं मशकूर आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। मशकूर, क्या वाकई में अगर ये कानून बनता है, क्या मुसलमान उसके समर्थन में आएंगे? मुसलमान उसकी हिमायत करेंगे? मुसलमान क्या उसकी हिमायत करेंगे? मशकूर, बात बहुत ही क्लियर है कि पहले ये समझना पड़ेगा, रावत जी या अश्विनी उपाध्याय जी, तमाम लोग जो बैठे हुए हैं उनको, कि गिरिराज सिंह हिंदुस्तान की सरकार में जो है वो केंद्रीय मंत्री है, पाकिस्तान की सरकार में नहीं है जो कुछ भी बयान दे दिया। अरे सरकार के मंत्री हैं। अरे यार, कानून है, सुनिए ना, बता रहा हूँ, कोई भी आएगा, हर किसी को सपोर्ट करिए। क्या कानून आने से सारी दिशा बदल जाएगी? क्या यह बदल जाएगा कि जो गांवों में जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा अर्निंग हैंड होगा, या ये सोचते हैं कि हमारे 2 बच्चा कभी डायरिया से मर जाएगा, कभी इंसेफ्लाइटिस से मर जाएगा, जाहिर सी बात है कि बहुत तशवीशनाक मामला है, बहुत तशवीशनाक मामला। लगातार आबादी बढ़ रही है, इस पर काबू पाया जाना चाहिए, सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, लेकिन धर्म जात पात के चश्मे से इसे नहीं देखा जाना चाहिए, एक तरफा इस पर काम नहीं होना चाहिए। ये काम बराबरी का है और बराबरी पर होना चाहिए। जैसा कि अश्विनी जी कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान सबको इसमें बराबर की नजर से देखा जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के इशू में जब जात पात और धर्म के चश्मे से देखा जाता है, वहीं पर बात खराब हो जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि यह तशवीशनाक मसला है और इस पर सभी को बहुत संजीदा होने की जरूरत है। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार भी आने वाले दिनों में इस पर सख्त कदम जरूर उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तस्लीम रहमानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मशकूर उस्मानी साहब, दीपक पांडे जी, ताहिरा हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रावत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।